बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। मैं अकेला ही बब्बर सिंह के खुफिया ठिकाने से निकला। मैंने खद्दर का तंग मोरी वाला हिंदवाना पजामा, खद्दर ही का कुर्ता और पुराना मटियाले रंग का कोट पहन लिया था। माथे पर तिलक का सुर्ख निशान भी बना लिया था कि हिंदू लगूं। मैंने ऑटो रिक्शा पकड़ा और दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। ट्रेन का वक्त हमने पहले से मालूम कर लिया हुआ था। मैं उस वक्त पहुंचा जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी और मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैं भी एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। ये ट्रेन रात के वक्त चलती थी और सारी रात ट्रेन चलती रही। दूसरे दिन दोपहर के वक्त राजपुरे पहुंची। वहां से मैं पटियाले जाने वाली लारी में सवार हो गया। पटियाले पहुंचा तो दिन ढल रहा था। लारी पटियाले के चौक अनारदाना के करीब लारियों के अड्डे पर मैं उतरा तो सबसे पहले मैंने इर्द गिर्द के माहौल पर एक निगाह डाली। वहाँ काफ़ी लोग थे, जिनमें सिखों की तादाद ज़्यादा थी। गुरमीत सिंह ने मुझे बता दिया था कि पटियाले में मुसलमान नहीं हैं। मलीर कोटला से जो मुसलमान कारोबार के सिलसिले में आते हैं वही एक आध दिन ठहर कर वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद पटियाले में हिंदू सिखों ने चुन चुन कर मुसलमानों को कत्ल कर डाला था। जो चंद एक मुसलमान बहादुरगढ़ किले के कैंप में पहुंचने में कामयाब हो गए थे, सिर्फ वही पाकिस्तान पहुंच सके थे। उनमें से भी काफ़ी लोग भूख और बीमारियों की वजह से मर गए थे। पटियाले में मुसलमानों की हवेलियों, कोठियों और मकानों पर मकामी और बाहर से आए हुए हिंदू सिखों ने कब्जा कर लिया था और अब वहाँ किसी एक भी मुसलमान का मकान नहीं था। ये सारी बातें मेरे जहन में थीं। जब मैं ढलते दिन की फीकी होती रोशनी में ऊंची मस्जिद वाले गुरुद्वारे की तरफ चला जा रहा था तो गुरुद्वारे का पता मैंने एक बूढ़े शेख से पूछ लिया था। गुरुद्वारा सड़क से ऊंचा था और ऊपर सीढ़ियाँ जाती थीं। यहाँ पहले मस्जिद थी जो ऊंची मस्जिद मशहूर थी। मेहराबी दरवाज़ा अभी तक सलामत था। यहाँ मुझे भूपिंदर सिंह ग्रंथी मिल गया। मैंने उसकी फ़ोटो देख रखी थी, चुनांचे उसे पहचान कर उसके पास चला गया। वो सैन में एक तरफ चबूतरे पर बैठा रजिस्टर पर कुछ लिख रहा था। मैं वाहे गुरु का खालसा बुलाया तो उसने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, मुझे सरदार बब्बर सिंह खालसा ने आपके पास भेजा है। बब्बर सिंह का मैंने इसलिए नाम ले लिया था कि भूपिंदर सिंह उस वक्त अकेला था। बब्बर सिंह का नाम सुनकर उसने रजिस्टर रख दिया और मेरी तरफ गौर से देखने लगा। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने अपना वही हिंदवाना नाम बताया जो बब्बर सिंह के कहने पर मैंने रख लिया था। उसके बावजूद भूपिंदर सिंह के चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात ज़ाहिर नहीं हुए थे। मेरे बारे में उसकी पूरी तसल्ली नहीं हुई थी। कोड अल्फाज का तबादला बाकी था। भूपिंदर सिंह ने खुफिया जुमला बोला। उसके जवाब में मैंने वही अल्फाज दोहराए जो बब्बर सिंह ने मुझे याद करा दिए थे। इसके बाद भूपिंदर सिंह ने मुझसे पहला सवाल ये किया कि कोई खुफिया पुलिस वाला तो मेरे पीछे नहीं लगा हुआ। मैंने कहा, अपनी तरफ से तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पीछे चले आओ। हम गुरुद्वारे के सैन की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाली मंजिल की एक छोटी सी कोठड़ी में आकर बैठ गए। भूपिंदर सिंह ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम यहाँ यही जाहिर करोगे कि तुम्हारी एक मौसी की बेटी मेरे चचाजाद भाई से भी आई हुई है और तुम मुझसे मिलने पटियाले आए हुए हो। इससे ज़्यादा तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगा। ये सरदार भूपिंदर सिंह ग्रंथी अगरचे अधेड़ उम्र था मगर जिस्म दुबला और चाकू चौबंद था। आंखों में जहानत थी और बात करते हुए उसकी आंखें गर्दोपेश का जायजा लेती रहती थीं। अभी तक वो मेरी किसी बात पर ज़रा सा भी नहीं मुस्कुराया था। चेहरे पर गहरी मतानत थी। वो कहने लगा, पहले मैं तुम्हारे भोजन पानी का बंदोबस्त करता हूँ, बाकी बातें इसके बाद होंगी। वो गुरुद्वारे में अकेला ही रहता था। शादी उसने नहीं की थी। खाना वगैरह खाते शाम हो गई। पटियाले का मौसम दिल्ली की तरह का ही था। सर्दी की शिद्दत अलबत्ता इतनी नहीं थी, शायद इसीलिए कि पंजाब में अभी सर्दियों का भरपूर मौसम शुरू नहीं हुआ था। मेरा बिस्तर उसी कोठरी में लगा दिया था और भूपिंदर सिंह कहने लगा, अभी तुम गुरुद्वारे में ही ठहरोगे। आगे चलकर अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी दूसरी जगह इंतज़ाम हो जाएगा। इसके बाद वो ग्रंथ साहब के पाठ के लिए गुरुद्वारे में चला गया। मैं कोठड़ी में ही रहा। रात के 10:30 बजे वो मेरे पास आ गया और कहने लगा, गुरुद्वारे में ग्रंथी की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, इसलिए मुझे देर हो गई। खालसा सरदार बब्बर सिंह जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। गुरमीत सिंह भी मेरा संगी साथी है। उसने मुसलमान लड़की के बारे में तुम्हें जो कुछ बताया है वो बिल्कुल सच है। ये लड़की हरामी सुंदरदास ने अपनी हवेली में कैद कर रखी है। हम चाहें भी तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वो अमृतसर जेल का अफसर रहा है। यहाँ पटियाले की पुलिस में उसका बहुत असर और रसूख है। SSP और IG पुलिस तक सभी उसकी शराब की पार्टियों में शामिल होते हैं। उसने IG पुलिस को कहकर लड़की की निगरानी के लिए पुलिस के 2 संतरी भी अपनी हवेली के बाहर बिठा रखे हैं, जिनके पास हर वक्त असलहा होता है। मैंने कहा, यह तो उसका अपना शहर है, अपना मुल्क है, फिर उसने किसके डर से इतने सारे चौकी पहरे का इंतज़ाम कर रखा है। भूपिंदर सिंह कहने लगा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि जम्मू से लेकर होशियारपुर, पटियाले और नाभा तक का इलाका कश्मीरी कमांडोज के खौफ में मुब्तला रहता है। जब से कश्मीरी मुजाहिदों ने जम्मू पठानकोट लाइन पर भारतीय फौजी असलहे की गाड़ियों को धमाके से उड़ाया है, तब से इस इलाके पर कश्मीरी मुजाहिदों की दहशत बैठ गई है।
सुंदरदास को भी यही खतरा है कि कहीं कश्मीरी मुजाहिद मुसलमान लड़की को ले जाने के लिए उसकी हवेली को बम मारकर तबाह न कर दें। मैंने पूछा, ये सैफ आबादी दरवाज़ा यहाँ से कितनी दूर होगा? गुरमीत सिंह ने मुझे बताया कि सुंदरदास जिस हवेली में रहता है वो सैफ आबादी दरवाजे के अंदर है। उसने तुम्हें बिल्कुल दुरुस्त कहा है। सैफ आबादी दरवाज़ा यहाँ से ज़्यादा फासले पर नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप को उस तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई अजनबी उधर से गुजरे तो हवेली की डेवड़ी में बैठे हुए संतरी उससे ज़रूर पूछगछ करते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो उस हवेली का जायज़ा लेना होगा। लड़की को वहाँ से निकालने के लिए इसके बाद ही कोई मनसूबाबंदी हो सकेगी। भूपिंदर सिंह बोला, उसकी तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें हवेली का पूरा नक्शा बनाकर दिखा दूंगा। मैं यहाँ का जमपल हूँ, मुझे इस शहर की गली मोहल्लों यहाँ तक के हवेलियों और उनके अंदर बहर का सब हाल मालूम है। लेकिन लड़की को वहाँ से निकालने से पहले बहुत सी अहम बातें हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहले ये बातें तय हो जाएं, फिर लड़की को निकालने के बारे में भी कोई स्कीम बना लेंगे। एक बात ज़रूर अपने दिमाग में रखना, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। पहली बात तो ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लिया कि तुम लड़की को निकाल ले जाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम उसे कहाँ ले जाओगे? मैंने उसे कहा, मैं उसे या तो दिल्ली अपने दोस्त बब्बर सिंह की पनाहगाह में ले जाऊंगा और उसके बाद लड़की के मंगेतर को अमृतसर सेंट्रल जेल से फरार कराने की कोशिश करूंगा, और या लड़की को किसी न किसी तरह कश्मीर में अपने मुजाहिदीन के हवाले करके खुद उसके मंगेतर को फरार कराने वापस आ जाऊंगा। भूपिंदर सिंह कहने लगा, कहने को तो तुमने कह दिया है, मगर जब ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारे लिए पहला कदम उठाना ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लड़की के गायब होते ही सुंदरदास पुलिस की मिली भगत से अखबारों में ऐलान करा देगा कि एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूसा सेंट्रल जेल तोड़कर भाग गई है, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पटियाला, फिरोजपुर, नाभा की सारी पुलिस हरकत में आ जाएगी और तुम दोनों दिल्ली पहुंचने से पहले पहले पकड़ लिए जाओगे। और अगर तुम बच निकलने में कामयाब भी हो गए तो सुंदरदास अमृतसर सेंट्रल जेल के हुकाम से मिलकर लड़की के मंगेतर को मौत के घाट उतार देगा और फिर उसकी लाश की तस्वीर अखबारों में छपवा कर ये झूठा ऐलान करवा देगा कि ये एक उस खतरनाक पाकिस्तानी जासूसा के साथी जासूस की लाश है जो लड़की के साथ जेल से भागा था और पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। और यूं वो अगर लड़की को दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा तो उसके मंगेतर को हलाक करके उससे इंतकाम ले लेगा। भूपिंदर सिंह की एक एक बात अपनी जगह पर दुरुस्त थी, लेकिन मेरा जज्बा भी अपनी जगह पर दुरुस्त था। अगर आदमी इसी तरह सोचना शुरू कर दे तो वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकेगा। दुनिया में हर बड़ा काम करने के लिए किसी न किसी बड़े खतरे को ज़रूर मोल लेना पड़ता है। मैंने अपने इस जज्बे का इजहार भूपिंदर सिंह ग्रंथी से बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उससे मशवरा लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा, तो फिर ऐसी सूरत में आप मुझे क्या मशवरा देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? भूपिंदर सिंह एक लम्हे के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, अभी तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। दूसरे दिन भूपिंदर ने मेरे साथ नाश्ता किया और कहने लगा, मैं सुंदरदास की हवेली के अंदर के हालात मालूम करवाता हूँ कि वहाँ कौन कौन लोग होते हैं और लड़की को उसने किस जगह पर रखा हुआ है। इसके बाद ही कोई स्कीम बनाएंगे। भूपिंदर सिंह ग्रंथी ने 2 दिन लगा दिए और 2 दिन के बाद उसने मुझे बताया, सुंदरदास की हवेली में एक तो उसकी बेवा बड़ी बहन रहती है, इसके अलावा और कोई मर्द वहाँ मौजूद नहीं होता। एक बूढ़ी नौकरानी है जो उनका खाना वगैरह पकाती है और घर के दूसरे काम भी करती है, उसका नाम सिंगरानी है। खुशकिस्मती से ये औरत सिंगरानी किसी ज़माने में हमारे गुरुद्वारे की भी सेवादारनी रह चुकी है। उसके बाप पर हमारे ख़ानदान के बहुत बड़े एहसान हैं, ये औरत हमारे काम आ सकती है। मैंने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुसलमान लड़की को किसी तरह से रात के वक्त हवेली से निकाल कर किसी ऐसी जगह पर ले आए जहाँ से मैं उसे लेकर दिल्ली या जम्मू की तरफ फरार हो जाऊँ? भूपिंदर सिंह बोला, मैं हामी नहीं भर सकता, लेकिन ये उस नौकरानी सिंगरानी से बात करके ही मालूम हो सकेगा। आप उसे यहाँ बुलवा सकते हैं, बुलवाना ही पड़ेगा, इसकी कोशिश करके देख लेते हैं। मैंने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं सिंगरानी सुंदरदास को तो सब कुछ नहीं बता देगी। इस पर भूपिंदर सिंह बोला, वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसके सारे ख़ानदान को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कमी ज़ात के लोग नहीं हैं। गरीबी ने उसे नौकरानियों वाला काम करने पर मजबूर कर दिया है। एक दिन छोड़कर भूपिंदर सिंह ग्रंथी ने सिंगरानी को आदमी भेजकर गुरुद्वारे बुलवा लिया। वो आ गई। भूपिंदर सिंह ने मुझे बाहर बैठने को कहा। दोनों कोई 1 घंटे तक कोठरी का दरवाज़ा बंद करके बातचीत करते रहे। किसी किसी वक्त मुझे उनकी आवाज़ आ जाती थी। जब सिंगरानी चली गई तो भूपिंदर सिंह ग्रंथी ने मुझे अंदर बुला लिया और कहने लगा, सिंगरानी पहले तो राज़ी नहीं होती थी, उसको डर था कि सुंदरदास को उस पर शक पड़ गया तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैंने उसे कहा कि सारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पटियाले की सिख संगता उसके साथ हैं, फिर उसके ख़ानदान पर हमारे एहसान भी हैं। वो राज़ी हो गई है, लेकिन वो सिर्फ इतना ही करेगी कि लड़की को किसी तरह आधी रात के वक्त हवेली की पिछली दीवार से गली में उतार देगी। आगे लड़की को तुम्हें संभालना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तो हर वक्त हर हालत में तैयार ही था। मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। स्कीम किस रात की तय हुई है? भूपिंदर सिंह ने कहा, यह हमें तय करना है। सिंगरानी ने बताया है कि सुंदरदास रात को रोज़ 11-12 बजे तक शराब पीता है और आधी बोतल हवेली की डेवड़ी में पहरा देते संतरियों को भी पहुंचा देता है। वो आधी रात के बाद बेसुध होकर सो जाता है। हम जिस रात को उसे कहेंगे वो लड़की को हवेली की छत से पिछली गली में उतार देगी।
उस तरफ एक दरख्त हवेली की दीवार के साथ उगा हुआ था। लड़की उसकी शाखें पकड़कर नीचे उतर सकती है। तुम्हें अब अपना प्रोग्राम बनाना है कि तुम लड़की को लेकर कहाँ और कैसे जाओगे। आधी रात के बाद तुम्हें पटियाले से कोई लारी वगैरह नहीं मिलेगी, कोई गाड़ी भी लुधियाने की तरफ नहीं जाती। मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने भूपिंदर सिंह से कहा, सरदार जी, इस सिलसिले में तो आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मैं तो आपके सिवा यहाँ किसी को भी नहीं जानता। सरदार जी भी कुछ सोच रहे थे और कहने लगे, मुझे 1 दिन की मोहलत दो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। 1 दिन की बजाय 2 दिन गुजर गए। इस दौरान भूपिंदर सिंह गुरुद्वारे से दोपहर के वक्त गायब हो जाता था। वो लड़की के फरार के इंतजाम में ही लगा हुआ था। तीसरे दिन वो कोठड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हें कल रात लड़की को साथ लेकर यहाँ से निकलना है। मुझे खुशी भी हुई और दिल को तरह तरह के वसवसों और अंदेशों ने भी घेर लिया। ये बड़ी खतरनाक और नाजुक मुहिम थी। इसमें लड़की की जान को भी खतरा था, लेकिन इस मुहिम को कामयाब बनाना भी लाजमी था। मैंने पूछा, मुझे लड़की को साथ लेकर किस तरफ जाना होगा। भूपिंदर सिंह बोला, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लड़की को लेकर दिल्ली की तरफ फरार हो जाओ। बाबा सिंह खालसा के यहाँ लड़की बिल्कुल महफूज हो जाएगी। इसके बाद तुम उसके मंगेतर को जेल से फरार कराने के बारे में किसी स्कीम पर इत्मीनान से गौर कर सकते हो। एक आदमी गुरुद्वारे से तुम्हारे साथ जाएगा। तुम दोनों को पटियाले की हदूद से बाहर निकाल कर वापस मेरे पास आ जाएगा। आपके ख्याल में हमें अपने साथ कोई असलहा वगैरह रख लेना चाहिए या नहीं। इस पर भूपिंदर सिंह कहने लगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर अगर तुमने कोई असलहा वगैरह साथ लिया तो दिल्ली तक तुम्हारा काफ़ी लंबा सफ़र है। रास्ते में कोई चेकिंग वगैरह हो गई तो किसी मुसीबत में फंस सकते हो। मैंने पूछा कि क्या हम शहर से पैदल निकलेंगे। भूपिंदर सिंह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जिस आदमी को भेज रहा हूँ उसका नाम सरदार फौजा सिंह है। वो रिटायर्ड सूबेदार है। वो शिकार का बड़ा शौकीन है। वो तुम दोनों को अपनी जीप में बिठाकर अंबाले तक ले जाएगा। उसके पास 2 नाली बंदूक भी होगी। रास्ते में अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। बड़ा दिलेर सरदार है। ये सुनकर मुझे कुछ हौसला हो गया। दूसरे दिन रात का अंधेरा होते ही ग्रंथी भूपिंदर सिंह एक ऊंचे लंबे सिख को साथ लेकर कोठड़ी में आ गया। उसने मेरा तारुफ कराया। यह सरदार फौजा सिंह था। उसने शिकारियों वाला खाकी लिबास यानी बुश शर्ट और बरजस पहन रखी थी। सिर्फ बंदूक वो साथ नहीं लाया था। उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। इसके बाद कुछ ज़रूरी तफसीलात तय हुई और सरदार फौजा सिंह चला गया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुझे रात के 1 बजे गुरुद्वारे से सरदार फौजा सिंह के साथ सैफाबादी दरवाजे के अंदर सुंदरदास की हवेली की अकबी गली में पहुंचना था। रात को खाना खाने के बाद मैं और ग्रंथी फौजा सिंह का इंतज़ार करने लगे। 12:30 बजे वो आ गया और कहने लगा, जीप मैंने सैफाबादी दरवाजे के बाहर एक जगह खड़ी कर दी है। मेरा ख्याल है हमें अब निकल जाना चाहिए। ग्रंथी भूपिंदर सिंह ने घड़ी पर वक्त देखा और कहने लगा, अभी आधा घंटा बाकी है। तुम्हें उसी वक्त गली में पहुंचना चाहिए जिस वक्त सिंगरानी ने कहा है। हम ठीक रात के 1 बजे गुरुद्वारे से निकल गए। ग्रंथी भूपिंदर ने मुझे 400 रुपये दिए कि रास्ते में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। पटियाला शहर सर्द रात की खामोशी में गहरी नींद सो रहा था। सरदार फौजा सिंह मेरे आगे आगे चल रहा था। वो बाज़ारों से गुजरने की बजाय सुनसान गली मोहल्लों में से होकर जा रहा था। एक बाज़ार को अबूर करके हम सामने वाली गली में दाखिल हुए तो सरदार फौजा सिंह ने आहिस्ता से कहा, ये गली सुंदरदास की हवेली के पीछे से गुजरती है। अब ऊंची आवाज़ में बात न करना। गली में कहीं कहीं रोशनी थी, बाकी अंधेरा छाया हुआ था। तंग गली थी। ऊंचे ऊंचे बुसीदा पुराने मकान खामोशी के साथ एक दूसरे के ऊपर झुके हुए थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक गया। उसने मुझे इशारे से सामने देखने को कहा। यहाँ अंधेरे में मुझे सामने चंद कदमों के फासले पर एक दरख्त नजर आया जो मकान की दीवार के साथ ऊपर तक चला गया था। सरदार फौजा सिंह ने अपना मुंह मेरे कान के करीब लाकर कहा, यह सुंदरदास की हवेली की पिछली दीवार है। सिंगरानी मुसलमान लड़की को यहाँ से गली में उतारेगी। लड़की मुझे तुम्हारे साथ देकर कहीं घबरा ना जाए। मैं आगे जाकर गली के मोड़ पर खड़ा हो जाता हूँ। तुम लड़की को साथ लेकर आ जाना और मेरे बारे में उसे बता भी देना। ये कहकर फौजा सिंह गली के अंधेरे में तेजी से चलता मेरी नज़रों से ओझल हो गया। अब मैं था और सामने हवेली की दीवार के साथ लगा हुआ दरख्त था। मैं अंधेरे में टिकटिकी लगाकर दरख्त की शाखों को तकने लगा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर किसी बाजार से कभी कभी एक कुत्ते के भौंकने की दबी दबी आवाज़ आ जाती थी। मैं अंधेरे में वहीं मकान के चबूतरे के साथ लगकर बैठ गया। 15-20 मिनट गुजर गए। दरख्त बिल्कुल साकित और बेहरकत था। मुझे तरह तरह के ख्याल आने लगे। कुछ भी हो सकता था। हो सकता है सुंदरदास अभी तक जाग रहा हो सकता है सिंगरानी ने मौका मुनासिब न समझकर इरादा बदल लिया हो। कुछ भी हो सकता था। मुझ पर मायूसी सी छाने लगी। इतने में ऐसी आवाज़ आई जैसे दरख्त की शाखें इधर उधर हटाई जा रही हों। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। मेरी निगाहें ऊपर दरख्त की शाखों पर जमी हुई थीं। अंधेरे में दरख्त की शाखें एक जगह से हिलती नजर आ रही थीं। फिर मैंने एक इंसानी साये को दरख्त के एक टहन से दूसरे टहन पर पाँव रखते देखा। मैं दरख्त के नीचे आ गया। दूसरे लम्हे एक लड़की दरख्त से नीचे कूदते ही नीचे बैठ गई। मैं आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया और धीमी आवाज़ में कहने लगा, मेरा नाम सिकंदर अली है। मैं तुम्हें यहाँ से भगाने आया हूँ। फिक्र न करो, मेरे साथ एक सरदार जी भी हैं। वो रातों रात हमें पटियाले से निकाल कर ले जाएंगे। आ जाओ।
मैंने हाथ का सहारा देकर लड़की को उठाया। लड़की दुबली सी थी, उसने चादर में कोई चीज़ बांध रखी थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? उसने आहिस्ता से कहा, इसमें मेरी जूतियाँ हैं। मैंने कहा, जल्दी करो, मेरे साथ आ जाओ। हम गली में तेज तेज चलते हुए गली के मोड़ पर आए तो सरदार फौजा सिंह भी हमारे साथ मिल गया। वो आगे आगे था, उसके पीछे लड़की थी और लड़की के पीछे मैं था। सरदार फौजा सिंह को मालूम था कि हमें किस तरफ से बाहर निकलना है। वो हमें गाइड कर रहा था। तंगो तारीख गलियां सुनसान पड़ी थीं। 3-4 गलियों में से गुजरकर हम बाहर खुले इलाके में आ गए। आसमान पर तारे निकले हुए थे। दूर रेलवे स्टेशन की तरफ से किसी इंजन के शंट करने की आवाज़ आ रही थी। सरदार फौजा सिंह ने एक तरफ दरख्तों के नीचे जीप खड़ी कर रखी थी। हम दौड़कर जीप के पास आ गए। जीप तरपाल से चारों तरफ से बंद थी। फौजा सिंह ने जीप का पिछला दरवाज़ा खोलकर कहा, जल्दी से बैठ जाओ। मैं लड़की को लेकर जीप में बैठ गया। फौजा सिंह ने तरपाल का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जीप स्टार्ट हो गई और दरख्तों में से निकलकर तेज़ी से किसी जानिब रवाना हो गई। जीप के अंदर आते ही लड़की ने चादर में से जूतियां निकालकर पहन ली थीं और चादर लपेटकर मेरी सामने वाली सीट पर सिमट कर बैठ गई थी। जीप में अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी कुछ न कुछ दिखाई देने लगा था। मैंने लड़की की तरफ देखा। चादर से उसका पूरा सर ढका हुआ था। वो सर झुकाए खामोश बैठी थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, सुगरा बीबी। 2-4 ज़रूरी बातें थीं जो मैं उसे बताना चाहता था। मैंने कहा, सुगरा बहन, मेरा नाम सिकंदर अली है। मैं पाकिस्तान से आया हुआ हूँ और पटियाला में सिर्फ तुम्हें इस अजाब से निकालने आया हूँ। मैंने उसको मुख्तसर करके बताया कि मैं उसे लेकर दिल्ली जा रहा हूँ, जहाँ वो एक महफूज जगह पर उस वक्त तक रहेगी जब तक मैं अमृतसर जेल से उसके मंगेतर को निकाल कर दिल्ली नहीं ले आता। लड़की खामोशी से मेरी बातें सुनती रही। उसने मुझसे किसी बारे कोई सवाल न किया। मैंने उससे उसके मंगेतर का नाम पूछा तो उसने कहा, गुलाम रसूल। मैंने पूछा, तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में कैसे दाखिल हो गए थे? इसके जवाब में सुगरा बीबी खामोश रही। मुझे उसकी सिसकियाँ भरने की आवाज़ आई। मैंने इसके बाद उससे कुछ न पूछा। जीप के ढांचे पर तरपाल की पोशिश चढ़ी हुई थी। पिछला दरवाज़ा बंद था। आमने सामने जो खिड़कियां रखी हुई थीं उन पर भी तरपाल का पर्दा गिरा हुआ था, जिसे डोरी से बांध दिया गया था ताकि सर्द हवा से बचा जा सके। सिर्फ ड्राइविंग सीट की तरफ खुलने वाली खिड़की का पर्दा उठा हुआ था, जहाँ से हवा आ रही थी और सरदार फौजा सिंह की पुश्त अंधेरे में दिखाई दे रही थी। मैं उसी एक छोटी खिड़की में से सामने की तरफ देखने लगा। जीप जिस सड़क पर जा रही थी उस पर अंधेरा छाया हुआ था। देर देर बाद कोई बिजली का खंभा आता, पल भर के लिए सड़क पर रोशनी होती और फिर अंधेरा हो जाता। सरदार फौजा सिंह पटियाले का रहने वाला था। वो जिस रास्ते पर जा रहा था उसके बारे में उसे पूरी मालूमात थी। ये बात बड़ी हौसला अफजा थी कि हम लड़की को काफिरों के चुंगल से निकाल लाने में कामयाब हो गए थे और अभी तक कोई भी हमारे पीछे नहीं आया था। इसमें उस शराब का भी दखल था जिसमें धुत होकर सुंदरदास बेसुध पड़ा था और जिसकी आधी बोतल पीकर डेवड़ी में पहरा देने वाले संतरी भी मदहोश होकर पड़े थे। ये काम बड़ा मुश्किल था, जो अल्लाह की मदद से बड़ी आसानी से हो गया था। इंसान की नीयत नेक हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो फिर नेक काम में रुकावट नहीं पड़ती और ऐसे ऐसे मौजज़े ज़हूर में आते हैं कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। हम पटियाला शहर से बाहर निकल आए थे। अब शहर की रोशनियाँ नज़र नहीं आ रही थीं। खेतों और मैदानों पर दूर दूर तक रात की तारीकी छाई हुई थी। जीप जिस सड़क पर जा रही थी उस पर एक तरफ घूमकर दूसरी सड़क पर आ गई थी। यह सड़क ख़राब थी और जीप को झटके लग रहे थे। सरदार फौजा सिंह ने मुझे बता दिया था कि हम राजपुरा के रास्ते से होते हुए अम्बाले की तरफ निकल जाएंगे, जो काफ़ी लंबा रास्ता था। अम्बाले से मुझे लड़की को साथ लेकर दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सवार होना था। काफ़ी देर तक जीप उस खराब सड़क पर चलती रही। सरदार फौजा सिंह ने गर्दन मोड़कर ऊंची आवाज़ में कहा, बस सड़क ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी बाकी रह गई है, आगे पक्की सड़क पर चढ़ जाएंगे। इसके थोड़ी देर बाद जीप साफ सड़क पर आ गई। सरदार फौजा सिंह ने बताया कि यह सड़क पटियाला से राजपुरा से होती हुई अम्बाले और फिर आगे दिल्ली तक जाती है। सड़क की दोनों जानिब अंधेरे में दरख्तों और ऊंची ऊंची झाड़ियों के खाके से नज़र आ रहे थे। बिजली के खंभे यहाँ भी काफ़ी फासले पर लगे थे और उन पर कमज़ोर से बल्ब रोशन थे, जिनकी फीकी रोशनी एक सेकंड के लिए जीप पर पड़कर पीछे को निकल जाती थी। लड़की सुगरा बीबी गर्म चादर में अपने आप को समेट कर सर तरपाल की दीवार से लगाए इस तरह बैठी थी कि लगता था सो गई है। रात के 3-3:30 बजे जीप एक छोटे कस्बे के बाहर सड़क के किनारे पहुंचकर रुक गई। यहाँ चाय की एक दुकान खुली हुई थी। सरदार फौजा सिंह ने बताया कि राजपुरा हम पीछे छोड़ आए हैं। वहाँ मैं इसलिए नहीं रुका कि अब ये शहर बड़ा शहर बन गया है। वहाँ रात को पुलिस गश्त पर होती है। यहाँ हमने चाय पी। मैं चाय का गिलास और कुछ बिस्किट लेकर सुगरा के पास जीप में गया। उसने चाय ले ली, बिस्किट भी ले लिए। मैंने कहा, सर्दी ज़्यादा तो नहीं लग रही? उसने कहा, नहीं। मैं जीप से निकलकर सरदार फौजा सिंह के पास आ गया, जो बेंच पर एक तरफ बंदूक रखकर बैठा चाय का गिलास लिए बिस्किट खा रहा था और कहने लगा, बीबी ठीक है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। बोला, अब हम खतरे से काफ़ी दूर हो गए हैं, लेकिन जब तक तुम दोनों अम्बाले से नहीं निकल जाते खतरा ही खतरा है। मैंने पूछा कि अम्बाला अभी कितनी दूर है? तो वो कहने लगा, बस थोड़ा सफ़र ही बाकी रह गया है, सुबह से पहले पहुंच जाएंगे।
हम सिर्फ 5-7 मिनट ही वहाँ रुके और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। सर्दी से बचने के लिए सरदार फौजा सिंह ने भी कहीं से गर्म खेस निकालकर जिस्म के गिर्द लपेट लिया था। पाँव फट रही थी कि मुझे जीप की ड्राइविंग सीट वाली छोटी खिड़की में से सामने दूर बहुत सी रोशनियों के इधर उधर फैले हुए जुर्बन नजर आए। मैंने फौजा सिंह से उन रोशनियों के बारे में पूछा तो उसने कहा, ये अम्बाला शहर की रोशनियाँ हैं। पाँव फट चुकी थी और आसमान पर सुबह की नीली नीली रोशनी नमूदार हो रही थी कि हमारी जीप अम्बाले शहर की खाली खाली सड़कों पर आ गई। जीप अम्बाले की सड़कों पर तेज़ी से दौड़ रही थी। मैंने फौजा सिंह से कहा, स्टेशन पीछे नहीं रह गया सरदार जी। उसने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, मैं अम्बाला छावनी के स्टेशन पर रुकूंगा, तुम कैंट के स्टेशन से गाड़ी पकड़ना, वहाँ तुम लोग ज़्यादा महफूज होगे। अम्बाला कैंट का स्टेशन भी आ गया। सरदार जी ने जीप एक तरफ करके खड़ी कर दी और जीप से उतर आए। मैं भी नीचे उतर आया। मैं जेब से टिकट के पैसे निकाल कर देने लगा तो सरदार जी बोले, क्यों शर्मिंदा करते हो बादशाह हो, थोड़ी बहुत हमें भी खिदमत कर लेने दो। तुम बीबी के साथ जीप में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेकर आता हूँ। मैंने माहौल का गहरी नज़रों से जायज़ा लिया। स्टेशन के बाहर कुछ मुसाफिर गाड़ी में से सामान निकलवा रहे थे। आसपास दुकानें बंद थीं, कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जीप के अंदर सुगरा बीबी के पास गया। हम अम्बाले छावनी के स्टेशन पर पहुंच गए हैं, आगे कहाँ जाएंगे? उसने अफसरदा सी आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, यहाँ से हम दिल्ली जाने वाली गाड़ी पकड़ेंगे। दिल्ली पहुंचकर मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के घर ले जाऊंगा। मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है, वो भी सिख सरदार है, मगर उसके दिल में दुखी इंसानों और मुसलमानों के वास्ते बड़ा दर्द है। तुम्हें वहाँ छोड़कर मैं अमृतसर जाऊंगा ताकि तुम्हारे मंगेतर गुलाम रसूल को जैसे भी हो सके जेल से भगाकर साथ ले आऊँ। सुगरा बीबी ने अपने सर की चादर ठीक करते हुए कहा, खुदा जाने गुलाम रसूल पर क्या बीत रही होगी। मैंने कहा, ऐसी बातें याद करके दिल अफसरदा करने का कोई फ़ायदा नहीं सुगरा बहन, तुम दोनों पर मुसीबत ज़रूर आन पड़ी है, मगर अल्लाह ताला ने तुम्हें मुसीबत से निकालने की सबील भी पैदा कर दी है। वरना इंडिया की बॉर्डर पुलिस जिन पाकिस्तानियों को बॉर्डर पर से पकड़कर या अगवा करके ले जाती है, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। उन्हें या तो दूसरे दिन ही गोली मार दी जाती है या फिर वो जब तक जिंदा रहते हैं इंडिया की जेलों में सड़ते रहते हैं और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। तुम दोनों खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने तुम्हारी फरियाद सुन ली और हमें तुम्हारी मदद को भेज दिया। सुगरा की आवाज़ से ज़ाहिर हुआ कि मेरी बातों से उसकी कुछ ढारस बंदी है और वो कहने लगी, वीर जी, मैं तुम्हारा एहसान ना उतार सकूंगी। गुलाम रसूल मेरे पास आ गया और हम जिंदा सलामत पाकिस्तान पहुंच गए तो हम दोनों सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देते रहेंगे। बाहर से सरदार फौजा सिंह ने आहिस्ता से मुझे आवाज़ दी। मैं जल्दी से बाहर आ गया। उसने मुझे 2 टिकट देते हुए कहा, अमृतसर से फ्रंटियर मेल आ रही है, कोई आधे घंटे में पहुंच जाएगी। दोनों टिकट सेकंड क्लास के ही हैं। सेकंड क्लास में तुम दोनों महफूज रहोगे। सेकंड क्लास के डब्बों की टीटी भी रास्ते में चेकिंग नहीं करता। मैंने सुगरा को बाहर बुला लिया। वो जीप से निकलकर निस्वारी रंग की गर्म चादर जिस्म के गिर्द लपेटे मेरे करीब होकर खड़ी हो गई। सरदार जी ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, बीबी, कोई भूल चूक कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। वाहे गुरु तुम्हें हमेशा खुश रखे। फिर सरदार जी मुझसे मुतवज्जे हो गए। सिकंदर अली, ट्रेन का मैं पूछ आया हूँ, दूसरे नंबर के प्लेटफार्म पर आएगी, टाइम थोड़ा रह गया है, बस निकलने की करो। सरदार जी मेरे गले मिले और मैं सुगरा बीबी को लेकर स्टेशन के गेट की तरफ तेज तेज चल पड़ा। अपने पीछे मुझे सरदार फौजा सिंह की जीप स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैंने गर्दन मोड़कर देखा। सरदार जी की जीप अम्बाले शहर की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ चल पड़ी थी। मैंने गेट पर टिकट चेक कराए और सुगरा को लेकर प्लेटफार्म नंबर 2 पर आकर एक तरफ होकर जहां अंधेरा सा था बैठ गया। सुगरा मेरे साथ ही मेरे पहलू में ज़रा पीछे होकर बैठी थी। प्लेटफार्म पर बहुत से मुसाफिर अपना अपना सामान लेकर बैठे हुए थे। 1-2 पुलिस वाले भी चल फिर रहे थे। मैं सोच रहा था कि अब सुंदरदास को दिन निकलने के बाद ही पता चलेगा कि लड़की गायब हो गई है। इसके बाद वो पुलिस को इतला करेगा और पुलिस लड़की की तलाश में निकलेगी। बाज़ मसलहतों की वजह से ये बातीनत हिंदू सुंदरदास दूसरे शहरों की पुलिस को टेलीफोन पर अभी इतला नहीं करने देगा, क्योंकि पटियाले की पुलिस तो उसकी जानने वाली थी। लेकिन दूसरे शहरों की पुलिस पूछ सकती थी कि ये लड़की अगर पाकिस्तानी जासूस थी तो अमृतसर सेंट्रल जेल से पटियाले सुंदरदास के पास कैसे पहुँच गई थी। चुनाचे कम से कम दिन के 10-11 बजे तक हम बिल्कुल महफूज हो गए थे।